हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है ना, जो हमने डायमेंशंस पढ़ी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो हमने क्यों पढ़ा, हम डायमेंशन क्यों निकालें, उसका क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड करने का क्या मतलब है कि जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी फार्मूला उठाएं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ये बात हमें कैसे पता चली, हमें कैसे पता चला कि इसमें v² ही होना चाहिए, v³ नहीं होना चाहिए, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास अपॉन एक्सेलरेशन क्यों नहीं है। वो ठीक है कि हमने ये सारी जो फॉर्मूले निकाले हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंटल उससे भी निकाले हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स करके भी चेक किया है कि वेलोसिटी के स्क्वायर पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट अगर हमें कोई नया फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत पड़े कि मेरे को देखना हो कि फोर्स जो है वो सपोज टाइम, मास और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक, या फिर फोर्स जो है वो टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करती है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, चलो हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं तो हमको इससे बात समझ में आएगी। देखो, एक चीज़ होती है, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है, बहुत डिटेल में आगे 11th में टॉपिक आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। अभी हम लोग ये समझ लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है कि अगर एक बॉडी, ये बॉडी है जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से एक सर्कल में चक्कर लगा रही है, तो सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स के बिना ये सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सर्कल का रेडियस है r, सर्कल का रेडियस है r, बॉडी की वेलोसिटी है v और बॉडी का मास है m, तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है वो होती है mv²/r। वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बट मान लो हमको नहीं पता कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है और हमको ये निकालना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है। देखो, इस एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें ये गिवन होगा, इस एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये गिवन होगा कि आपको किस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है और किन किन की टर्म्स में निकालना है। जैसे इसके लिए अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन, पूरी सिचुएशन दी होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास m ऑफ द बॉडी। हम पूरा लिख ही देते हैं ताकि एक क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कैसा क्वेश्चन आने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी moving in a circle depends upon mass m of the body, radius r of the path, एंड क्या चीज रह गई, वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी। फाइंड अ रिलेशन, या फॉर्मूला कुछ भी लिखा होगा, रिलेशन फॉर f in terms of m, v एंड r। ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले से ही बता दिया कि ये रिलेशन होता है mv²/r, बट वहां पे आपको नहीं पता होगा ना, तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकती है इसकी लैंग्वेज, कि एक तो पूरा दिया है, बोला है कि
फाइंड अ रिलेशन ऑफ एफ, किसका रिलेशन निकालना है वो दिया होगा और किन किन की टर्म्स में निकालना है वो दिया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आपने किसका रिलेशन निकालना है, एफ का। किस किस की टर्म्स में निकालना है, एम की टर्म्स में, वी की टर्म्स में और आर की टर्म्स में। तो आप लिखोगे एफ इज प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स अपॉन, है ना। एफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या कब आता है कि ये इन चीजों पे डिपेंड करता है ना। एफ डिपेंड्स अपॉन एम, वी एंड आर। अभी देखो आपको पता है कि फॉर्मूला किसका है, एफ का। आपको पता है कि उस फॉर्मूले में आ क्या क्या रहा है, उस फॉर्मूले में आ रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस। फिर भी आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो सोचो क्या चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है, मिसिंग है इनकी पावर्स। अगर पावर्स पता होती कि किसकी पावर कितनी है, किसकी पावर पॉजिटिव है, किसकी पावर नेगेटिव है, तो हमको फॉर्मूला पता चल जाता, है ना। तो पावर मिसिंग है, तो वो पावर मान लो इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है। मल्टीप्लाई इनको कर दो। आप ये पूछ सकते हो कि फॉर्मूले में डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा। भाई डिवाइड हो रहे होंगे तो किसी ना किसी की पावर नेगेटिव आ जाएगी, तो वो अपने आप हमको आंसर मिल जाएगा। हम अपने आप अगर इसमें मुझे पावर से फाइंड करनी है तो मान लो b आ गया -2, तो मुझे पता चल जाएगा वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है और उसका स्क्वायर है। तो पहला स्टेप है आपका ये कि जिसका आपने फॉर्मूला निकालना है, ये रहा, जिसकी टर्म्स में निकालना है ये रहा, इनको मल्टीप्लाई करके इनकी पावर्स कुछ एज्यूम कर लो, x y z a b c कुछ भी। ठीक, पहला स्टेप क्लियर। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ता है। देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सिर्फ ये मतलब होता है कि ये इन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वो कांस्टेंट है के। तो उस केस में फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं। ये आगे वही अगला स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, हमें इनकी डायमेंशंस पुट करनी है। क्यों पुट करनी है मैं बताता हूं, लेकिन पहले कर दें हम पुट। इसकी देखो फोर्स की डायमेंशन हमने फाइंड करी थी, mlt -2 आई थी। के मास की डायमेंशन m आई थी, m ही होती है, आना क्या उसमें। वेलोसिटी lt -1, रेडियस l। ये अब क्या करना है आपने, बहुत सिंपल अलजेब्रा है कि अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, है ना। तो वो अगला स्टेप आपका होगा। देखो बेस सेम कहां पर बेस सेम है बच्चों, देखो ये रिकॉर्ड नीचे कट तो नहीं रहा, नहीं ये स्टेप तो आ जाएगा। ए देखो ए m तो सिर्फ a की है ना, तो उसको तो छेड़ना नहीं। m की पावर a इंटू l कितने हैं, l इसको खोलो पावर को, तो l की पावर b आएगी और यहाँ पर l की पावर c है, तो ये हो जाएगा l की पावर b प्लस c इंटू t कितने हैं, t सिर्फ एक है, उसकी पावर इसको खोलोगे तो ये पावर दोनों पे आएगी ना, तो t की पावर क्या है -b। अब हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर ब्रैकेट का कोई इतना रोल नहीं है, इसलिए आप कैसे भी ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम ही फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स ही तो बनेगा ना, और अगर वो फोर्स ही बनेगा तो उसकी डायमेंशंस करेक्ट, डायमेंशन सेम होंगी जो फोर्स की होती है। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, तो उसकी जो डायमेंशंस हैं मास इनटू एक्सेलरेशन भी फोर्स है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस आनी चाहिए वो भी वही डायमेंशंस आनी चाहिए जो फोर्स की है। इसका मतलब है एक करेक्ट फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम होती हैं।
और यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे। देखो डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ m की जो पावर है वो सेम होगी, l की जो पावर है वो सेम होगी और t की जो पावर है वो सेम होगी। बच्चों यहां पर m की पावर है 1, यहां पर m की पावर है a, तो होना चाहिए a इक्वल टू 1। अगर a 1 नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, और गलत तो है नहीं, हम तो सही डिराइव कर रहे हैं। दूसरा इजी वाले सॉल्व कर लो पहले। t की पावर यहां पे क्या है -b, और t की पावर यहां पे क्या है -2, माइनस से माइनस कट गया, b आ गया 2। अब क्या बचा c। l की पावर देखो, यहां पे l की पावर है b प्लस सी, l की पावर है b प्लस सी, और यहां पर l की पावर कितनी है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ 1, और b की जगह लिख दिया 2, तो c 1 माइनस, ये 2 उधर जाएगा ना, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1। तो जब हमको पावर्स मिल जाए, जब हमको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाए, तो हमको क्या करना है, बस यहीं तक हमारा था काम। अब हमारा काम खत्म, एक स्टेप बचा है। फॉर्मूला कहाँ था हमारा, ये फॉर्मूला था, इसमें क्या मिसिंग थी, पावर्स मिसिंग थी, है ना। यहाँ ये उठाओ जिसमें k लगा हो, प्रोपोर्शनैलिटी वाला नहीं, इक्वालिटी वाला। तो f इक्वल टू, पावर्स मिल गई ना, m की पावर k इंटू m की पावर a। a क्या है 1, ठीक। v की पावर b, v की पावर b, b कितना है 2, r की पावर c, c कितना है -1, और जिसकी पावर नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो फॉर्मूला बच्चों देखो बनेगा k m v स्क्वायर ओवर r, और मैंने आपको पहले बताया था ये फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r, तो वही आया। अब आप बोलोगे k एक्स्ट्रा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, और k आएगा हर फॉर्मूले में। ये मेथड हमको ये बता रहा है ना कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है और कैसे। किस इस मेथड में ये नहीं पता चलेगा कि अगर उस फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर्मूला निकाल रहे हो काइनेटिक एनर्जी का, इस मेथड से काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ जो है वो इस मेथड से नहीं आएगा। आपका जो फॉर्मूला फाइनली डिराइव होगा वो होगा k mv स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मूले की बात करूं तो वो mv स्क्वायर अपॉन r था, यानी k की वैल्यू 1 थी, बट ये हमको इस मेथड से नहीं पता चलेगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है। बट ये हमको ये पता दे देता है जो बहुत यूजफुल चीज है कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती, ठीक है। और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको ना इस चैप्टर में क्वेश्चंस में बहुत सारी नई सिचुएशंस और नई फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, बट उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनसे आप घबराओ मत। बिकॉज आप अगर ये सोचने बैठ जाओगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, तो इस लेवल पे वो बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आगे 11th-12th पूरे सिलेबस में यूज़ होंगी, और यहाँ पर हमें मीनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ उसकी डायमेंशन। तो अगर कोई अननोन वर्ड आता है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी आती है, तो आपका क्वेश्चन सिर्फ ये होना चाहिए कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं। बच्चे आके पूछते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे इस टर्म का मतलब नहीं पता। मतलब की ज़रूरत नहीं है अभी, और मतलब अभी बताया भी नहीं जा सकता। जैसे एक क्वेश्चन देखो, आपको मेरी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपon mass of the body,
velocity of the body and Planck's constant. Derive a relation for lambda in terms of m, v एंड तीसरा क्या था h। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में आप एज अ न्यू स्टूडेंट 11th में नए नए आए हुए तो आपको ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करेंगी कि ये है क्या, कि वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग बॉडी मतलब क्या, वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग बॉडी की कहाँ से वेवलेंथ हो गई, वो तो वेव की होती है, डिपेंड्स अपॉन मास, चलो ठीक है, वेलोसिटी चलो ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये क्या बला होती है। तो ये सब चीज़ें देख के बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पर छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि किसका फॉर्मूला निकालना है और किस किस की टर्म्स में निकालना है, किसका फॉर्मूला निकालना है, किस किस की टर्म्स में निकालना है। तो बस आप अपना मेथड लगाओ, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन एम, वी एंड एच की पावर ए, बी और सी। आपका सवाल जो है वो ये होना चाहिए, अगर आप पूछोगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, आगे प्लैंक्स कांस्टेंट फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, बहुत डिटेल में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। आपका करेक्ट क्वेश्चन ये होगा इस टाइम पे कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की आप डायमेंशन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। तो बिना वजह परेशान होकर क्वेश्चन नहीं छोड़ना। लैम्डा डिपेंड्स अपॉन अ कांस्टेंट m की पावर a इंटू वेलोसिटी की पावर b इंटू h की पावर c। देखो बच्चों, वेवलेंथ क्या होती है, अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस बिटवीन, जो एक वेव आपकी बनती है ये, इस पूरी लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। मीनिंग उसका कुछ भी हो, लेकिन लेंथ की टर्म है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, l। तो अभी हमें सबकी डायमेंशंस पुट करनी है, तो इसकी डायमेंशन हो गई l इक्वल टू के, मास की m, वेलोसिटी की LT-1 इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो ये नई चीज़ आ गई ना, इसकी मैंने कहा था एक दो नई फिजिकल क्वांटिटीज आती रहेंगी तो हम लोग आगे उनकी डायमेंशन डिस्कस करते रहेंगे। इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आई थिंक नहीं दी होगी, मैं बता देता हूँ आपको इसकी डायमेंशन निकालने का तरीका। देखो बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है फिजिक्स में, जिसकी वैल्यू होती है 6.62। अभी आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसकी यूनिट से हमारा काम बन जाएगा। इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड। जूल सेकंड का मतलब है, जूल किसकी यूनिट हुई, जूल एनर्जी की यूनिट, और सेकंड किसकी यूनिट हुई, टाइम की यूनिट। यानी कि अगर मुझे h की डायमेंशंस निकालनी हो तो वो होंगी एनर्जी की डायमेंशंस ml²t-2 इंटू टाइम की डायमेंशंस t, सो ml²t-1। ठीक है, पुट करें ml²t-1 की पावर c। अगला स्टेप हमारा क्या था, जिन का बेस से मैं उन्हें ऐड करो। m देखो कहाँ कहाँ पर है, एक तो m की पावर हो गई a, एक m की पावर हो गई c, तो a प्लस c, l की पावर b और 2c, तो b प्लस 2c, t की पावर माइनस b माइनस c। ये हो गई पावर्स ऐड। अब हमारा काम रह गया बस कंपेयर करके इक्वेशन बनाने का और सॉल्व करने का। देखो
इधर बच्चों m तो है नहीं, है ना, जो नहीं है उसकी पावर आप 0 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सिर्फ l था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंपैरिजन में इजी रहेगा आपके लिए। तो a प्लस सी m की पावर है इधर a प्लस सी, और इधर m की पावर है 0, सो a प्लस सी क्या हो गया 0, a प्लस सी हो गया 0, ठीक है। दूसरा एक इक्वेशन हमारी बन गई, l की पावर b प्लस 2c, b प्लस 2c, इधर l की पावर 1, तो b प्लस 2c कितना हो गया 1। अच्छा, तीसरा t की पावर माइनस बी माइनस सी इक्वल टू, इधर t की पावर कितनी है 0। अब देखो पहले मैं अगर इन दो इक्वेशंस को यूज कर लूं तो दोनों b और c में है, तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इनको एलिमिनेशन मेथड से क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो b से b कट जाएगा, 2c माइनस सी, c इक्वल टू 1, c की वैल्यू बच्चों आ गई 1। अब ये यहां पर पुट करो, इसमें पुट करो c की वैल्यू, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1, a की वैल्यू आ गई -1। क्या बचा b, ये वाली इक्वेशन ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो b और c में, ये वाली ले लेते हैं, चलो b प्लस 2c, b प्लस 2c, c की वैल्यू कितनी है 1, b प्लस 2c इक्वल टू 1, तो b प्लस 2 इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 2, b कितना आ गया -1, ठीक है। ये तीनों हमको मिल गई। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा लैम्डा इक्वल टू के, फॉर्मूले में डालो m की पावर a क्या है -1, तो m की पावर क्या हो गई -1, v की पावर b भी है -1, v की पावर -1, और h की पावर c है 1। अब माइनस वाली पावर्स को अगर नीचे ले जाते हैं तो ये बनेगा ये, फाइनल रिजल्ट, है ना। अगर मैं इसके भी एक्चुअल फॉर्मूले की बात करूं तो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, और ये क्या है हमारा k h अपॉन mv, यानी यहां पर भी k की वैल्यू क्या है 1, लेकिन इस मेथड से हमको नहीं पता चलेगा। यही हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है जो हमको एग्जाम में देना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो इसमें हमको क्या करना है कि जैसे हमको कोई फार्मूला गिवन है, ठीक है, तो उस फार्मूले में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनकी हमें डायमेंशंस मालूम होंगी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनकी डायमेंशंस हमको फाइंड करनी होगी। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन से, एग्जांपल से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। जैसे 9th में आपने एक फार्मूला पढ़ा है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दो बॉडीज़ हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r।
तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो होती है Gm1m2/r²। अब यहाँ पर देखो ये फोर्स है, इसकी डायमेंशंस हमने फाइंड कर ली, हमको पता है, बहुत सिंपल है। मास की हमें पता है, डिस्टेंस की पता है। यहाँ पर मान लो हमको क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ G, है ना। तो क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस जो है वो इक्वली होती हैं, है ना। तो तुम जिन की डायमेंशंस पता है आपको वो पुट कर दो, जिसकी नहीं पता उसको ऐसे ही रखो, उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। फोर्स की हमको पता है, फोर्स की डायमेंशन हो गई mlt-2। G की हमको नहीं पता, G को ऐसे ही रखो। मास की डायमेंशन हमको पता है m, दूसरा भी मास है m, तो ये कितना हो जाएगा m² डिवाइडेड बाय r जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन l है तो l²। तो G हो जाएगा हमारा, ये बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो, ये दोनों चीजें इधर शिफ्ट कर दी, G को मान लो इधर लिख दिया mlt-2 इंटू ये l² ऊपर गया डिवाइडेड बाय m²। एक m से m कट गया। अब देखो जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में लाना होता है डायमेंशन के लिए, है ना, करेक्ट वही है तरीका डायमेंशन लिखने का। तो इसकी डायमेंशन हो गई m-1, m ऊपर आ गया m-1 l² इंटू l³ t-2, ये G की डायमेंशन हो गई, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था ताकि आपको आइडिया लगे कि इस मेथड में हमने करना क्या है। सो टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटी है या फिर नोन क्वांटिटी है उसकी डायमेंशंस अननोन है, इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें एक और एग्जाम्पल की। जैसे कि मान लो एक हमको दिया हुआ है ये क्वेश्चन और ये एक इक्वेशन हमको दी है ना, और हमको इसमें सिर्फ दो बातें बोली हैं कि v जो है वो वेलोसिटी है और t जो है वो टाइम है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B, C एंड D। हमें इन चारों की डायमेंशंस निकालनी है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B, C एंड D। अब देखो कैसे करें। लग रहा होगा कि बहुत अजीब सी बात है कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, सिर्फ दो चीज़ें पता है और चार अननोन है, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये इक्वेशन हमको दी है, इक्वेशन करेक्ट है। करेक्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो इक्वल होती हैं। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेलोसिटी है, तो राइट हैंड साइड में भी ये पूरा जो है वो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। ये पूरा क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ये नहीं है तो वेलोसिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के इक्वेट तो हम लोग कर नहीं सकते, वेलोसिटी को वेलोसिटी के इक्वेट ही करेंगे, है ना। तो दूसरी बात, एक तो इसमें देखो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंडे यूज होंगे वो ये है कि डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। LHS और RHS की जो डायमेंशंस है वो क्या होंगी, सेम होंगी। दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट फंडा जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ये है कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted। Only like quantities can be added और subtracted। इसका क्या मतलब है कि
जो एक जैसी क्वांटिटीज हैं उन्हें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जैसी क्वांटिटीज का मतलब है सेम नेचर की, और सब चीजें छोड़ो, सेम डायमेंशंस जिनकी हो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है आपस में और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई रोक नहीं है। देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, मास अलग है एक्सेलरेशन अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वर्क पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अलग है टाइम अलग है, डिवाइड तो हो ही रहे हैं। बट जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो दो डिफरेंट नेचर की, दो डिफरेंट डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को ना ही तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में सिर्फ टेम्परेचर ऐड हो सकता है, टेम्परेचर में मास नहीं ऐड हो सकता। लॉजिकल है कि टेम्परेचर, एक चीज टेम्परेचर है दूसरी मास है, आप उनको ऐड कैसे करोगे। फोर्स में सिर्फ फोर्स ऐड हो सकती है, फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ओनली लाइक क्वांटिटीज, यानी कि क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, quantities having same dimensions can be added and can be subtracted। ये फंडा यहां पर लगेगा। कैसे, देखो ध्यान से कि अगर ये वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर आगे भी यूज होगा, है ना, इसको तो याद कर लो बिल्कुल। सेकंड पॉइंट जो है इसका, अगर ये पूरा वेलोसिटी है, और ये पूरा तीन चीजों का सम है, 1 2 3, तो ये कौन सी तीन चीजों को ऐड करके वेलोसिटी आएगा, जो खुद इंडिविजुअली वेलोसिटीज होंगी, है ना। ये तीनों ऐड हो रही हैं। पहली बात तो यही हो गई कि इन तीनों का नेचर सेम है, इन तीनों की डायमेंशन सेम है, और वो सेम डायमेंशन क्या है, वो वेलोसिटी है, क्योंकि पूरा आंसर जो आ रहा है वो वेलोसिटी है। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, LT-1। तो क्लियरली हमको पता चल गया ए की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, LT-1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ए और बी मतलब सेम ही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, मजा आएगा करने में। बीटी की डायमेंशंस बी क्या है, वेलोसिटी वाली, यानी LT-1, पर हमें तो बी की चाहिए। तो यहाँ पे टी की तो हमको मालूम है ना, टी की डायमेंशन हो गई टी, वो मैंने पुट करी और ये उधर चला गया, तो बी इक्वल टू क्या आया, LT-2। b इक्वल टू आ गया LT-2। ठीक है, अब बात करते हैं C और D की। देखो ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो क्लियरली एक बात तो समझ जाना चाहिए कि डायमेंशंस ऑफ D में क्या ऐड हो रहा है, टाइम, तो फिर D भी क्या हुआ, टाइम। ठीक, और टाइम प्लस टाइम, अगर टाइम में टाइम ऐड होगा तो क्या बनेगा, टाइम बनेगा, यानी C के नीचे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पूरी है टाइम, तो और ये पूरा है वेलोसिटी। तो अगर C बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी है, इसका भी T अगर मैं नीचे ले जाऊं तो L बाय T हो जाएगा। ठीक है, C बाय T से T कट गया, C की डायमेंशन क्या आ गई, L। देखो चारों की डायमेंशन आ गई, C D B A, यही तो हमें चाहिए। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A B C D। समझ में आई बात। एक और लेते हैं, देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, उसको भी उठा लेते हैं। मान लो दिया हुआ है E इक्वल टू
बी माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी स्क्वायर, कुछ भी बना लो, ठीक है, इस टाइप का। बच्चों गिवन क्या है? गिवन है कि इसमें E है एनर्जी, और x है डिस्प्लेसमेंट, और t है टाइम। क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ B एंड A। फाइंड डायमेंशंस ऑफ B एंड A करें। चलो देखो बच्चों, E एनर्जी है। सबसे पहले देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो, अगर कहीं पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, तो वहाँ से शुरुआत करो, क्योंकि उस केस में डायमेंशंस बहुत जल्दी और इजीली मिल जाती हैं। b माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमको क्या दे रखा है? एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर की डायमेंशंस क्या हुई? एल स्क्वायर, एंड ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो b की भी डायमेंशंस एल स्क्वायर ही होनी चाहिए, वरना वो उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो b की डायमेंशन मेरे को क्या मिल गई? एल स्क्वायर। E देखो बच्चों एनर्जी है, अब पूरे की डायमेंशन पुट करो। E एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू डिस्टेंस के स्क्वायर में से अगर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करोगे, देखो बच्चों ये वैल्यूज नहीं है, ये सिंबॉलिक है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में से इस फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करोगे तो वो वही आएगी ना, कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी आएगी। बच्चे लिख देते हैं एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जीरो, ये वैल्यूज नहीं है। इट इज लाइक जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है, या एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन होती है? एरिया की। तो मतलब यहां पर एरिया में से एरिया माइनस हो रहा है, तो जीरो आंसर थोड़ी आएगा। जीरो तो सिर्फ तभी आएगा अगर दोनों एरियाज बराबर हो, और यहां पे वैल्यू की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। इट इज लाइक 10 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा ना 5 मीटर स्क्वायर, लेकिन जो नेचर है आंसर का वो तो वही रहेगा, एरिया। तो इसमें से ये माइनस करके जो डायमेंशन आपकी आएगी वो तो एल स्क्वायर ही रहेगी ना, और a की मेरे को निकालनी है, और ये हो गया टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, ए टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, m की पावर -1 हो जाएगी, उधर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कट ही गया, और t की पावर 2 हो जाएगी, और t से ये कट गया, a बचा m की पावर -1। तो ये b है और ये a है। इस तरीके से आप अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आओ तीसरी एप्लीकेशन पे चलें। थर्ड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। देखो कोई फॉर्मूला आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो क्या करें? आपको बताया कि फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल होंगी। यूजफुलनेस देखो ना, आपको जैसे कोई फॉर्मूला, आप एग्जाम में गए हो, आप कोई फॉर्मूला के बारे में सोच रहे हो कि आपको ऑलमोस्ट फॉर्मूला याद है, एक दो जगह पर कंफ्यूजन है कि यार इसकी पावर 2 थी या 1 थी, है ना, तो आप इससे चेक कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई फॉर्मूला उठाते हैं, अब एक नया फॉर्मूला है, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम आप समझते हो, ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसकी जो लेंथ है वो L है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई √L/G होता है। ऐसा होता है, आगे आप पढ़ोगे, यहाँ इसको आप डिराइव करके देख सकते हो डायमेंशन वाले मेथड से।
अब हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, है ना। ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये फॉर्मूला होता है, तो ये करेक्ट है। तो इसकी करेक्टनेस कैसे पता चलेगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस जो है वो इक्वल आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम के केस में, जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो एक बार इधर जाएगा और फिर वापस यहां आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा और फिर वापस यहां आएगा। ये जाके इसका हम बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ये ऐसे इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो इस ये एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। और इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे पेंडुलम की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो टाइम पीरियड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है वो तो बस टाइम की डायमेंशन है, तो टी हो गई। अब बात करते हैं आरएचएस की। ये फॉर्मूला करेक्ट है तो आरएचएस की जो डायमेंशंस है वो भी टी आनी चाहिए। देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अंडर रूट एल, लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई एल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन हुई तो एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 2। देखो एल से एल कट गया, ये टी की पावर माइनस 2 है, ये रूट में गया और टी। देखो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या आ गई टी। तो मतलब ये फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो आपको करेक्टनेस चेक करने के लिए अगर कोई फॉर्मूला दिया है नए टाइप का है, उसमें कुछ नई क्वांटिटीज हैं, तो आपको बस वो जो क्वांटिटीज उसमें गिवन है उनके मीनिंग में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, तो आप चेक कर पाओगे कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। एक और फॉर्मूला उठाते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, 9th में था ना फॉर्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। u वेलोसिटी होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल हो फाइनल हो, हुआ तो वेलोसिटी तो उसकी डायमेंशंस वही होंगी जो वेलोसिटी की डायमेंशंस है। t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है, चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। LHS की डायमेंशंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो LHS की डायमेंशन हो गई L। और RHS की भी सॉल्व करके क्या आनी चाहिए L आनी चाहिए बच्चों। U वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या हो गई LT माइनस 1 इंटू टी टाइम, इसकी डायमेंशन क्या हो गई T प्लस हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, पहले बताया था। कांस्टेंट जो आगे लगा है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन LT माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। देखो ये t की पावर -1 है, ये t की पावर +1 है, ये कैंसिल हो गए, ये -2 है +2 है कैंसिल हो गए, ये बचा L प्लस L। अब लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ आएगा ना, तो L प्लस L इज L। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या आ गई L, लेफ्ट हैंड साइड की भी L, राइट हैंड साइड की भी L, तो फॉर्मूला है करेक्ट। ठीक है, सिंपल सी एप्लीकेशन थी ये, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, ये दो एग्जांपल्स बहुत हैं। अब आते हैं हम एक अच्छी बड़ी एप्लीकेशन पे, जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of units to another।
एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था यूनिट वाला अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, है ना, वो डिटेल में पढ़ाएंगे उसमें। बट यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी तक जितनी भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं वो डिपेंड करती हैं मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है, अब वो क्योंकि सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो मुझे सबकी अलग अलग यूनिट डिसाइड करने की जरूरत नहीं है ना। मैं सिर्फ ये डिसाइड करूं कि मास की मुझे क्या यूनिट लेनी है, लेंथ की मुझे क्या यूनिट लेनी है और टाइम की मुझे क्या यूनिट लेनी है। सिर्फ इन तीनों की यूनिट डिसाइड करके किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाएगी। जैसे कि देखो, मास की यूनिट आप अगर डिसाइड कर लो कि हम केजी लेंगे, लेंथ की आप यूनिट डिसाइड कर लो कि हम मीटर लेंगे, और टाइम की आप यूनिट डिसाइड कर लो कि हम सेकंड लेंगे, है ना। एक बार मैं मास को इधर लिख लूँ, थोड़ा सा आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अभी पता चल जाएगा। आपने डिसाइड कर लिया कि लेंथ की यूनिट मीटर लेंगे, मास की केजी लेंगे, टाइम की सेकंड लेंगे, तो अब बाकियों की यूनिट डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्पीड की निकालनी है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? आपने लेंथ की मीटर ली हुई है, टाइम की सेकंड ली हुई है, तो मीटर पर सेकंड, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने चाहो तो उसका नाम आपने अलग से रख लिया कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलेंगे, कि बार बार इतना लंबा क्या बोलना, बट वो जो न्यूटन है या 1 न्यूटन है वो है तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने लेंथ, मास और टाइम की यूनिट डिसाइड कर ली। अगर मैं डिसाइड करता कि लेंथ की सेंटीमीटर लूंगा, इसकी ग्राम लूंगा, इसकी सेकंड लूंगा, तो उसी में इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की यूनिट हो जाती सेंटीमीटर पर सेकंड, फोर्स की हो जाती ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने इनकी क्या चूज करी हुई है यूनिट, है ना। और उसी के बेसिस पे ये बन जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि अगर आप मीटर, केजी और सेकंड के हिसाब से ही लेते हो सबकी यूनिट्स, तो आप उसको बोलोगे कि ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और उस यूनिट को बोलोगे एमकेएस यूनिट। फॉर एग्जांपल न्यूटन जो है वो फोर्स की एमकेएस यूनिट है। एमकेएस क्यों हमने इसको बोला? एमकेएस, है ना, इसके फर्स्ट अल्फाबेट्स हमने यूज कर लिए। सिमिलरली अगर ये सिस्टम लेते हैं तो सीजीएस। ये प्री डिफाइंड सिस्टम्स हैं, बनाए हुए हैं। किसने बनाए हैं? आईयूपीएसी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि रूल्स क्या होंगे साइंस के, उसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी मर्जी से भी तो कोई सिस्टम बना सकते हैं। मान लो मैं बोलूं कि भाई मैं लेंथ की यूनिट किलोमीटर लूंगा, ये केजी लूंगा और टाइम की मिनट लूंगा, तो मेरा एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम में मैं बाकी यूनिट्स बना सकता हूं, है ना। तो मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूं। क्वेश्चन में आपको कोई नया बना के दिया जा सकता है, लेकिन ये दोनों प्री डिफाइंड हैं जिनकी हम लोग आगे बात करेंगे। इनमें भी सबसे पॉपुलर जो है वो ये है। इसके पॉपुलर होने का रीजन ये है कि इसमें जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकेंड होती है। तो अब हमारी एप्लीकेशन क्या है? हमारी एप्लीकेशन ये है कि आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक सिस्टम में पता है, दूसरे में आपने निकालनी है। और जिस सिस्टम में पता है वो इन दोनों में से कोई हो सकता है, जिसमें निकालनी है वो इन दोनों में से कोई हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है ना। तो देखो 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल मैं सिंपल से शुरुआत करता हूं। जो कन्वर्जन्स आपने करी हुई हैं पहले उनसे शुरुआत करते हैं, ताकि मेथड क्या है इसका आइडिया लगे, है ना। देखो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू
मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, इसको मीटर पर सेकेंड में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक, तो एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई। इसमें आप फंडा इस्तेमाल करो N1U1 इक्वल टू N2U2 का। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो एक सिस्टम में वैल्यू N1, इस सिस्टम में यूनिट U1, दूसरे सिस्टम में वैल्यू N2, उस सिस्टम में यूनिट U2। ऐसे तो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें है N1, U1, N2 मिसिंग है ना, दूसरे सिस्टम में जो वैल्यू है वो नहीं गिवन इसमें, और ये है U2। तो अगर मैं लिखूं N1U1 इक्वल टू N2U2, तो मुझे वैल्यू N2 की निकालनी है। N2 क्या हो गया, N1U1 बाय U2। अब यहां पर हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे कि सिस्टम बदल जाने से फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस नहीं बदलती। जैसे स्पीड है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज़ ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप इसकी MKS यूनिट में बात कर रहे हो तो वो मीटर पर सेकंड होगी, CGS में बात कर रहे हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। बट दोनों ही सिस्टम में डायमेंशन तो L/T ही होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फंडा वही रहेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फंडा कि N1 इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, 18 U1। बच्चों अब U1 U2 की जगह क्या डालना है, ये आपने ध्यान से सुनना है। U1 और U2 दोनों की जगह इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस डालेंगी जिसकी बात हो रही है। किलोमीटर पर आवर किसकी बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। अगर आपको पता ये भी ना पता चले कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये, तो यूनिट देख के आप डायमेंशन तो निकाल ही सकते हो ना। तो वो डायमेंशन आपने यहां पे पुट करनी है। स्पीड की डायमेंशन होगी LT-1, वो यहां पे पुट करनी है। और U1 लिखा है ना, तो यहां पर आपने सबस्क्रिप्ट लगाना है 1 और नीचे भी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी दूसरे सिस्टम में भी, नीचे भी आपने यही डायमेंशंस लिखनी है, लेकिन सबस्क्रिप्ट लगानी है 2। ये स्टेप है ना। अब क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। N2 18, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो कि L के नीचे L वाली टर्म आ जाए, T के नीचे T वाली टर्म आ जाए। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाला बच्चों कौन सा सिस्टम था, जिसमें दिया हुआ था, है ना, जिसमें दिया हुआ था उसमें डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में। तो आपने यहां पे लिखना है 1 किलोमीटर। जिसमें निकालना है नीचे उसमें डिस्टेंस क्या है, मीटर में, तो यहां पे आपने लिखना है 1 मीटर इनटू टाइम T1, जिसमें दिया है वो है आर में 1 आर, और जिसमें निकालना है वो है सेकंड में, अपॉन 1 सेकंड, और इसकी पावर क्या है -1। अब देखो 18। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ऊपर नीचे वाली यूनिट सेम करनी है। अब चाहे तो ऊपर वाली यूनिट को नीचे वाली में कन्वर्ट करो, चाहे नीचे वाली को ऊपर वाली में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर इज व्हाट, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, यूनिट हमने काटनी है बेसिकली। 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स बाय 1 सेकेंड की पावर -1। ठीक, यहां पे लिख दें, यहां लिख दें। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। 18 इंटू 1000 और 60 इंटू 60 की पावर -1 है। -1 को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो +1 हो जाएगा, तो 60 इंटू 60। अब आप कैंसिल कर दो जो भी हो सके। 6 इंटू 3 इंटू 2 10/2 5, और यूनिट क्या थी
मीटर पर सेकेंड। सो 18 किलोमीटर पर आवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई इसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, हमको शॉर्टकट पता है। अगर आपको सिखाया गया हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, आंसर आ जाएगा 5। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया है जस्ट मेथड समझाने के लिए। ये जनरल मेथड है जो किसी में भी अप्लाई हो जाता है। अब हम उठाते हैं बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन। डायन बच्चे बोलते हैं डायन नहीं डाइन। डाइन क्या होता है बच्चों? अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाए तो चक्कर खा जाओगे कि भाई डाइन होता क्या, अब हमको तो पता ही नहीं है। लेकिन इस तरह से आता नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर आएगा भी तो क्लियरली वहां पे मेंशन्ड होगा कि इनका मतलब क्या है। मैं आपको बता देता हूं, आगे आपको बहुत काम आएगी ये बात। न्यूटन के बारे में तो आप जानते हो कि MKS यूनिट ऑफ फोर्स है, स्टैंडर्ड यूनिट। बच्चों डाइन होती है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS सिस्टम बताया ना अभी, जिसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन, यानी फोर्स की MKS सिस्टम में वैल्यू दे रखी है और CGS सिस्टम में फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, N1 U1 equal to N2 U2, so N2 is N1 U1 by U2। अब देखो N2 is N1 क्या वैल्यू है 5। अब U1 U2 क्या, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है ना। तो फोर्स की डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, वो यहां पुट करनी है आपने सबस्क्रिप्ट 1 लगा के M1 L1 T1 - 2 बाय M2 L2 T2 - 2। ठीक, प्रोसीजर अगर आपको पिछली बार वाला समझ में आ गया हो तो बहुत इजीली आप अब इसको सॉल्व कर सकते हो। M1 बाय M2 L1 बाय L2 T1 बाय T2 और यहां पर होल की पावर हो जाएगी -2। ठीक, अब बच्चों वैल्यूज पुट करो। देखो 5 M1, जो सिस्टम गिवन है वो MKS है और MKS में मास होता है kg में, तो 1 kg बाय किस में निकालना है? CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में मास होता है ग्राम में, तो 1 ग्राम। लेंथ MKS सिस्टम में मीटर में होती है, लेंथ CGS सिस्टम में सेंटीमीटर में होती है, टाइम MKS सिस्टम में सेकंड में होता है, CGS में भी सेकंड में होता है। ये तो कट ही गया। और जो बचे हैं, मैंने बोला है कि उनकी ऊपर नीचे वाली यूनिट्स आपने सेम करनी है। kg को ग्राम में चेंज करो तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में यूज करो, कन्वर्ट करो, सॉरी। ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 10 की पावर 3 और 2 5, यानी कि 5 × 10 की पावर 5 डाइन।
5 न्यूटन इज 5 इंटू 10⁵ डाइन, जिससे हमको क्या पता चला कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन हुआ। 5 से 5 अगर कट गया तो ये कन्वर्जन आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बहुत काम आएगा आपके। समझ में आया मेथड? अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। जूल वर्क की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट होती है, अर्ग्स जो है वो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है। आप ट्राई करना, रिजल्ट आपका आएगा 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग्स। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इस तरह का, जिसमें कि कोई नया सिस्टम दिया हो खुद से बना के। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट in a system that has suppose 10 gram 5 meter and 2 minute as fundamental units। देखो इसमें क्या है, अब इसमें हमको ये नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी कि जो दी हुई है वैल्यू वो भी किसी प्री डिफाइंड सिस्टम में नहीं है और जिसमें निकालनी है वो भी किसी प्री डिफाइंड सिस्टम में नहीं है। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या करना। हमारा फॉर्मूला तो हम लगाएं, N2 क्या होता है, N1 इंटू U1 बाई U2। ठीक, N1 कितना है 60। एक मिनट, यहां पर देखो ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू देखो आप 60 जूल पर मिनट। पहली बात तो हम ये सोचे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जूल वर्क की यूनिट होती है, मिनट टाइम की। सो दिस इज वर्क अपॉन टाइम, जो कि पावर होती है, तो ये पावर की यूनिट है। बट जूल देखो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वर्क की, और मिनट टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो ये वैल्यू 60 अगर हम लेंगे तो हमारा कोई एक सिंगल सिस्टम नहीं बनेगा। तो हमें प्रॉब्लम कहां आएगी, पहले मैं चलो मान लेता हूं 60 ही मुझे वैल्यू दी है ना, उस हिसाब से चलते हैं तो प्रॉब्लम पता चलेगी। 60 इंटू डायमेंशंस किसकी है, पावर की, वर्क अपॉन टाइम, ML2T-3, ये ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो U1 बाई U2, M1 बाय M2, L1 बाय L2 की पावर 2, T1 बाय T2 की पावर -3। ठीक, तो अब देखो ध्यान से देखना। अब मैं जैसे सपोज मुझे वैल्यू पुट करनी है, M1 मास क्या है, मास केजी में है। आप कैसे कह सकते हो केजी में, क्योंकि ये पूरा मिला के तो MKS सिस्टम नहीं है, तो जो मैं बोलूं कि मास केजी में, अगर ये जूल पर सेकंड होता तो सेकंड जो है वो तो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मुझे पूरा समझ में आ जाता है MKS सिस्टम है। लेकिन ये ऊपर से MKS है, नीचे कुछ और है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आप MLT की पावर T की वैल्यूज पुट नहीं कर लोगे। मान लो आपने M की कर भी ली कि जूल के हिसाब से कि केजी हो गया, मीटर हो गया, टाइम की क्या करोगे, जूल है तो ऊपर तो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वर्क के अंदर सेकंड, लेकिन नीचे तो मिनट है, तो अब टाइम की आप इसमें मिनट डालोगे या सेकंड डालोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लें कि 60 जूल पर मिनट, अगर मैं पूरी यूनिट खोल दूं तो 60 जूल पर 60 सेकंड,
1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड होता है ना। सो दिस इज बेसिकली 1 जूल पर सेकंड। अब ये जाके स्टैंडर्ड बना है, जूल भी स्टैंडर्ड यूनिट है और सेकंड भी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो मतलब मुझे अब पता चला ये केजी है, ये मीटर है, ये सेकंड है ना। सो दिस इज नॉट 60, ये सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए है, और ये क्या है 1। सो मास इज केजी, और नीचे वाला जो है उसमें वो जो सिस्टम गिवन है उसमें मास कितना है 10 ग्राम, लेंथ 1 मीटर, नीचे वाले में कितना है 5 मीटर, टाइम ऊपर तो स्टैंडर्ड है 1 सेकेंड, नीचे है 2 मिनट, है ना। अब इसको कन्वर्ट करें, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 केजी इज 1000 ग्राम। ये तो कन्वर्ट ही किया हुआ है, 1/5 मीटर से मीटर कट गया, 1/5 की वैल्यू का स्क्वायर 1/25, 1 सेकेंड बाय 2 मिनट, 2 मिनट हो गया 120 सेकेंड की पावर -3। देखो बच्चों, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 100/25, 100/25 हो गया 4, 100/25 हो गया 4, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1/120, 1/120 की पावर -3, 1 की पावर -3 कर दी तो 1 ही आएगा, 120 के नीचे भी -3 चला गया, 120 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा, 120 की पावर हो जाएगी 3, ठीक। सो फाइनली N2 की वैल्यू क्या आएगी, सही जा रहा है ना, 100/4 और 120, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1296 इंटू 10 का क्यूब, 12 का क्यूब 10 का क्यूब अलग से, है ना। और 1296 इंटू 4 कितना हो गया, 4 कहाँ से, अच्छा 4 है ना, 48, 12 इंटू 4 कर दिया 48, 52, 5184 इंटू 10 की पावर 3, 52 इसलिए बोला मैंने, 100 को 4 बार कर दिया तो 96 था ना, 100 को 4 बार कर दिया तो फिर 16 उसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि 4 हर एक बार माइनस हो रहा 96 की वजह से। सो द फाइनल आंसर इज 5, 3 0 है ना, 1 2 3 3 यहाँ से निकाल लो, 5.184 इंटू 10 की पावर 6। अब हम इसकी यूनिट क्या लिखें बच्चों, देखो ये तो मुझे पता है कि ये जूल पर मिनट, ये तो हम समझ गए कि पावर है, बट ये जो सिस्टम है ये तो अपनी मर्जी से बना के दिया हुआ है, तो इस सिस्टम में हमें ये तो पता नहीं है कि पावर की यूनिट क्या होगी। तो ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं, ये वैल्यू हमने लिख दी ना, हम लिखेंगे न्यू यूनिट्स ऑफ पावर, कोई नई यूनिट हमको नहीं पता उसका नाम, हम सीधा ऐसे लिखते हैं न्यू यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस। अब एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लें जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या है बच्चों, 3-4 लिमिटेशंस मैं आपको इसकी बताता हूं, आप ऐसे ही सुन लो, आप लिख लो वीडियो को पॉज करके या स्लो में चला के। पहली लिमिटेशन ये है कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव करने वाला मेथड किया, उसकी पहली लिमिटेशन तो ये है कि देखो बच्चों, उसमें MLT 3 वेरिएबल आते थे तो 3 इक्वेशंस बनती थी। 3 इक्वेशंस अगर बनेंगी, ABC में 3 इक्वेशंस आपकी बनती है ना, 3 इक्वेशंस आपकी बनेंगी तो आप 3 ही अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। मान लो आपका कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन उन चारों की डायमेंशन ML और T में ही है। ML और T की डायमेंशन वाले तो हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो आपके एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उसमें चारों की जो डायमेंशन होगी वो MLT में ही होगी। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो तब भी आपकी 3 ही बनेंगी, एक M की पावर से, एक L की पावर से, एक T की पावर से। तो 3 इक्वेशंस आपकी बनेगी, लेकिन पावर 4 होंगी क्योंकि वो 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वहां पे D तक की भी कोई पावर जाएगी।
तो आप 3 इक्वेशंस को यूज़ करके 4 वैल्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते हो, है ना। तो ये इसकी लिमिटेशन एक तो ये हो गई कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज आती हों लेकिन उसमें डायमेंशन 3 की ही यूज़ हो रही हो, ml और t की, तो हम इसको इस मेथड से फाइंड नहीं कर पाएंगे। सेकंड लिमिटेशन तो आपने देखी है कि इसमें जो आगे कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। थर्ड लिमिटेशन ये है कि अगर इसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन आता हो, जैसे लॉग आता हो, कॉस आता हो, साइन आता हो, तो भी आप उस फॉर्मूले को फाइंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज लॉग एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो आप पुट कैसे करोगे। तो आप नहीं पता लगा सकते कि इस फॉर्मूले में कोई मैथमेटिकल कांस्टेंट आता है या नहीं आता। ठीक, चौथी इसकी लिमिटेशन, इससे देखो ऐसा फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसमें बीच में प्लस या माइनस का साइन आता हो, जब तक कि दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंडिविजुअली ना बोला हो। जैसे ये फॉर्मूला आप इससे तब तक नहीं डिराइव कर पाओगे जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया हो कि ये इसके फॉर्मूले में 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, बीच में प्लस है और एक पार्ट में u और t है, एक में a और t है। ये पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को देनी पड़ेगी, तब मैं ये डिराइव कर पाऊंगा। अगर आपको दिया है कि इस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है u, t और a पे, फॉर्मूला डिराइव करो, तो इस तरह का फॉर्मूला आप उस मेथड से डिराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। मैं अपनी पहला जो मैंने पॉइंट बताया उसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहा हूं, मुझे लग रहा थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी उस तरीके से बताने में। जैसे एक आगे फॉर्मूला आएगा रेट ऑफ फ्लो मतलब कि पानी या कोई भी लिक्विड किसी पाइप से फ्लो करता है तो उसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना फ्लो करता है उस पाइप से। वो फॉर्मूला बच्चों होता है π/8 P/L r⁴/η। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, P प्रेशर होता है, R ट्यूब का रेडियस होता है, L ट्यूब की लेंथ होती है, ये होता है ना। इतना उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो रेट ऑफ फ्लो है ये कितनी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, 1 2 3 4। अब जब आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, तो जब आप रेट ऑफ फ्लो का सिंबल होता है Q, तो आप लिखोगे कि Q डिपेंड्स अपॉन P⁴A, R⁴B, L⁴C, η⁴D। आपको तो क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होगा ना कि ये इन चारों पे डिपेंड करता है। अब जब आप इनकी डायमेंशंस पुट करोगे, इन सब की डायमेंशन में m, l और t आता है और कुछ नहीं आता, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा m⁴, l⁴, t⁴ ऐड करके यहां पे आएगा ना। लेकिन अब इन पावर्स में a, b, c के अलावा d भी आएगा, तो जब आप कंपेयर करोगे तो 3 ही इक्वेशन बनेंगी, एक m⁴ से, एक l⁴ से, एक t⁴ से। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके 4 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में क्या करें, ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये दिया होगा कि किन 2 की जो पावर है वो सेम है। अगर आपको पता चल जाए कि P और L की जो पावर है वो सेम है, तो आप इसको ऐसा अलग करने की बजाय P/L एक ही फिजिकल क्वांटिटी ले लोगे, तो फिर आपकी सिर्फ 3 वेरिएबल्स ही बचेंगे, उनको 3 इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो आपको अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। ठीक, तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करो, और ये थी इसकी लिमिटेशंस। मिलता हूँ अगले टॉपिक में। ठीक है, बाय बाय।